Good morning students. Hope you all are fine and safe at home. So today we are going to start electronic configuration of elements. Electronic configuration of element are basically the distribution of electrons in different shells, subshells and orbital of an element. ठीक है, जब भी हम किसी एलिमेंट की सेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट की बेसिकली 3 रूल्स के बेस पे होगी एंड दीज रूल्स आर अवो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, and Hund's rule of maximum multiplicity. And we already discussed these 3 rules in our previous lecture. ठीक है, अवो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल अभी हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किए हैं. तो एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं. What do you mean by Avvo principle? According to Avvo principle, electrons are filled in different orbitals according to their increasing energy level. ऑर्बिटल्स की जब भी आप फीलिंग करोगे तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होंगे और एनर्जी डिपेंड करती है n+l रूल पे. तो उसमें हमने ट्रिक की थी दैट हम एक शेल में जितने भी सबशेल्स प्रेजेंट है उनको वर्टिकल ऑर्डर में रखेंगे. लाइक फर्स्ट शेल कंटेन 1s, सेकंड शेल कंटेन 2s एंड 2p, थर्ड शेल कंटेन 3s, 3p, 3d, 3 सबशेल्स, फोर्थ शेल कंटेन 4 सबशेल, 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ शेल कंटेन 5 सबशेल्स, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g. बट बेसिकली जो g सबशेल है हमारे पास अभी तक कोई ऐसा एटम डिस्कवर नहीं है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन g में एंटर हो, तो हम g नहीं लेंगे. 6l, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f. वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फर्दर जब हम यहाँ पे डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल लाइन में जो ऑर्बिटल आपका पहले आएगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी. तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे आपके 1s ऑर्बिटल में, देन 2s, 2p, देन 3s, फर्दर 3p के बाद एनर्जी 4s की लो होगी एज कंपेरिजन टू 3d. ये रीजन भी हमने किया था. 4s की एनर्जी लो क्यों होगी? बिकॉज फॉर 4s n+l वैल्यू इज लोअर देन 3d. 4s के लिए n+l इज 4 एंड फॉर 3d n इज 3, फॉर d l इज इक्वल टू 2, तो n+l वैल्यू इज 5. क्लियर है ये? दिस इज अवो प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल according to their increasing energy level. Second principle is Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle क्या कहता है? That an orbital contain maximum of 2 electron with their opposite spin. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग वी नो एस ऑर्बिटल कंटेन S सबशेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल. S में अगर एक ही ऑर्बिटल है तो S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर सकते हैं. P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली D ऑर्बिटल कंटेन D सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स. 5 ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे? 10.
और इसी के अकॉर्डिंग फर्दर F subshell contain maximum of 14 electrons because F subshell contain 7 orbital. clear है ये? Next is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity, अब ये हम उन सबशेल्स के केस में करेंगे विच कंटेन डीजेनरेट ऑर्बिटल लाइक इन P, D and F. ठीक है, in degenerate orbital electron pairing does not occur until each orbital contain at least one electron with their parallel spin. ठीक है, जब तक जो degenerate orbital है, जब भी हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे जिसमें सबकी एनर्जी इक्वल होगी, तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, उसके बाद फर्दर पेयरिंग शुरू होगी. और ऐसा क्यों होगा? टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर बेस्ड है. And electronic configuration of element simply represented by the notation NLX, where N represent the principal quantum number, L represent the azimuthal quantum number, and X represent the number of electrons. clear है ये? For example, in 3s2 orbital, 3s2 notation का क्या मतलब है? That third shell, S subshell of third shell contain 2 electrons. ठीक है, थर्ड शेल में जो S सबशेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 5d3 means D subshell of fifth shell. फिफ्थ शेल की जो D subshell है it contain 3 electrons. क्लियर है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय NLX, where N represent the principal quantum number, L represent the azimuthal quantum number, and X is equal to number of electrons. So in this section we basically discuss the electronic configuration of first 30 elements. 1 to 30 element. So atomic number, for atomic number 1 element is hydrogen. So its electronic configuration, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. एक एटॉमिक नंबर मतलब हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अब हम 3 रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं. अब वो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन एंड हंट्स रूल. तो अब सबसे पहले आप देखोगे कि किस शेल की एनर्जी सबसे मिनिमम है. जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेंगे. तो सबसे कम एनर्जी अकॉर्डिंग टू अब वो प्रिंसिपल दैट इज ऑफ 1s ऑर्बिटल. ठीक है, 1s मतलब फर्स्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. तो यहाँ पे 1s, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा. इसको हमने NLX की फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स फर्स्ट शेल, S सबशेल ऑफ फर्स्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन. और अगर आप इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करें, S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एटॉमिक नंबर 2 हीलियम एलिमेंट, 2 एटॉमिक नंबर दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन. S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. तो जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होगा तब तक नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे. तो वही
1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर हीलियम इज 1s2 एंड इट्स ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। एटॉमिक नंबर 3 इज फॉर लिथियम। तो हर बार हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है, तो लोएस्ट एनर्जी 1s ऑर्बिटल, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहां से आपका 1s ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गया। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट एनर्जी आएगी 1s के बाद 2s, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो जाएगा फर्दर 2s ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लिथियम इज 1s2 2s1। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। कह रही 4 के लिए, 4 बेरिलियम 1s2 2s2। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फर्दर एटॉमिक नंबर 5 बोरोन 1s2 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां तक। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो जो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर नेक्स्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2s के बाद हायर एनर्जी आती है 2p की, तो यहां से 2p1, ये 1s2 2s2। नाउ वी नो p कंटेन 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल। p में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 6 एटॉमिक नंबर 6 इज फॉर कार्बन। अब बोरोन तक हमारे 5 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हुए। उसके बाद p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। p 3 ऑर्बिटल कंटेन कर रहा है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो बस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल में तब तक एंटर करेगा जब तक p ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। तो यहां से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। इसकी जब हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे 1s2 2s2, तो एज इट इज रहेगा 2p2 डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा विद देयर पैरेलल स्पिन। इज इट क्लियर? एटॉमिक नंबर 7 इज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इनटू 2p ऑर्बिटल। तो यहां से जब हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एंटर होंगे। एटॉमिक नंबर 8 इज फॉर ऑक्सीजन। 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन फर्दर एंटर्ड इनटू p ऑर्बिटल। अब यहां से 1s2 और 2s2 की तो वैसे ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन चलती रहेगी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे p की शो कर रही हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन पहले हर एक ऑर्बिटल में फिल होंगे। उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर फिर से फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद फिर आपकी पेयरिंग शुरू होगी। क्लियर है ये? फॉर 9 एलिमेंट इज फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी फ्लोरीन के लिए? क्लियर है ये? एटॉमिक नंबर 10 इज फॉर नियोन। 1s2 2s2 2p6।
अब यहाँ से हमारी सेकेंड शेल फुली फिल्ड हो गई। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s 2s2 2s2 2p6। p ऑर्बिटल भी आपका फुली फिल्ड हो गया। अच्छा, नियोन हमारी नोबल गैस है, ठीक है। तो जब आप फर्दर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे, अब हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन तक हमारी सेकेंड शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आएंगे उनकी कन्फिग्रेशन हम नोबल गैस की कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहां से हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एलिमेंट का सिंबल लिख के फर्दर स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। नियोन को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे देन इट रिप्रेजेंट द कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये इंडिकेट है कि यहाँ पे सेकेंड शेल तक आपका फुली फिल्ड हो चुका है। नाउ फॉर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी सोडियम की? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। p6 तक आपका सेकेंड 2p ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो चुका है। 2p ऑर्बिटल फुली फिल्ड होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा। तो 2p के बाद जो हायर एनर्जी है डेट इज फॉर 3s ऑर्बिटल। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो आपका 3s ऑर्बिटल में एंटर करेगा। क्लियर है ये? अब हमें पता है कि नाउ 1s2 2s2 2p6 ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नियोन नोबल गैस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, नियोन इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3s1। क्लियर है? जब आपने नियोन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2p6 तक यहाँ पे ऑलरेडी फुली फिल्ड है। नाउ लेट्स राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्रॉम 12 to 20 एलिमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप आपके इन्हीं रूल से फॉलो करेंगी। हमें हायर एनर्जी का ऑर्डर आपको पता चल गया है। ये भी पता है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, P में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप साथ साथ खुद से करते रहिए और बीच बीच में आप चेक कीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। 12 एटॉमिक नंबर इज फॉर मैग्नीशियम, तो 12 के लिए आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और नियोन 3s2। फॉर 13 एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 तक 12 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके। 3s के बाद s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। s के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डेट इज इन 3p ऑर्बिटल 3p1 और यू कैन राइट इट एज नियोन 3s2 3p1। फॉर एटॉमिक नंबर 14 एलिमेंट इज सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और नियोन 3s2 3p2। आइदर आप नोबल गैस की टर्म में लिख लो या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, वो आपकी विश है। एटॉमिक नंबर 15 इज फॉर फॉस्फोरस, तो यहां से आ जाएगा वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो हम p में इलेक्ट्रॉन तब तक जाएंगे जब तक p ऑर्बिटल फुली फिल्ड ना हो जाए। और नियोन 3s2 3p3।
सल्फर हैज एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ से आ जाएगा नियोन 3s2 3p4। क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s2 3p5। नेक्स्ट आर्गन एटॉमिक नंबर 18, नियोन 3s2 3p6। आर्गन आपकी नोबल गैस है। अब यहाँ पे 3p ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गया है। तो जब हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करेंगे दैट इज फॉर पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 19 इज फॉर पोटाशियम। तो यहाँ पे अब आपके 18 आर्गन, अब जो नेक्स्ट नोबल गैस आई दैट इज आर्गन, तो अब पोटाशियम की रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर्गन, दैट इज आर्गन। आर्गन तक आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p6 में गया था। 3p के बाद जो हायर एनर्जी आती है दैट इज ऑफ 4s, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 4s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, 3d से पहले 4s क्यों आया? क्योंकि हमने अब वो प्रिंसिपल में किया था अकॉर्डिंग टू n+l रूल, एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लोअर एज कंपेरिजन टू 3d ऑर्बिटल। नाउ एटॉमिक नंबर 20 इज फॉर कैल्शियम, तो यहां से कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2। 4s2 के बाद फर्दर एनर्जी आएगी 3d की। 4s2 तक हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड थे, तो अब एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन वो आपका 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी फर्दर वही ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करें, ये 4s2, हमें पता है d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 5 में से एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। फिर ये अब आपके d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तक एंटर हो सकते हैं। d ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे जो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर आपके d ही ऑर्बिटल में जाएंगे। 22 एटॉमिक नंबर के लिए नेक्स्ट 3d2, फर्दर 3d3 3d4 3d5 3d6। क्लियर है? लाइक फॉर नेक्स्ट एलिमेंट इज टाइटेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 22, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d2। देन वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम 24। अब क्रोमियम का जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, क्रोमियम की एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आनी चाहिए 4s2 3d4, बट क्रोमियम ये कॉन्फ़िगरेशन ना देके, अब ये इंपॉर्टेंट केस है, ये ध्यान रखना, ये अपनी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ना देके जो कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा डेट इज आर्गन 4s1 3d5। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रोमियम के केस में एक्सपेक्टेड क्या है कि 20 तक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में शिफ्ट हुए, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाने चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d4। बट इन एक्चुअल क्रोमियम गिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s1 3d5। s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाएगा, और इसका रीजन क्या है वो एक बार हम 30 तक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रीजन करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 25 इज फॉर मैग्नीज, तो यहां से मैग्नीज का आर्गन 4s2 3d5। देन 26 एटॉमिक नंबर इज फॉर आयरन, आर्गन 4s2 3d6। Then 27 is for
कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7. Next is nickel having atomic number 28, argon 4s2 3d8. Next copper atomic number 29. 29 का इसका भी फर्दर एक्सेप्शनल केस होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d9, बट ये कॉन्फ़िगरेशन शो ना करके इट गिव्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 4s1 3d10. इसमें भी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद 30 एटॉमिक नंबर इज फॉर जिंक। अब डी में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 20 तक तो 4s2 में कंप्लीट हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे वो डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिंक की आर्गन 4s2 3d10। क्लियर है? ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी फर्स्ट 30 एलिमेंट की। ऐसे ही आप 30 से अबव एलिमेंट्स के लिए भी आप कर सकते हो। 3d के बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन 4p में शिफ्ट होगा, देन 5s, देन 4d, फिर 5p, देन 6s, देन 4f। f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास 1 to 30 एलिमेंट्स में 2 एक्सेप्शनल केसेस आए। इस क्रोमियम एंड कॉपर अपनी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना देके एक इलेक्ट्रॉन उसमें हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होगा, एंड द रीजन ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हायर एक्सचेंज एनर्जी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वी नो सिमेट्री ऑलवेज लीड्स स्टेबिलिटी। एंड हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लीड्स सिमेट्री। ठीक है, अब लाइक डी ऑर्बिटल में जब हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिकल। अब डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, 10 का हाफ कितना होगा? 5। तो जब वो हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिकल। अब जैसे जैसे हम हाफ फील्ड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, फर्दर सिमेट्री कब आएगी हमारी? जब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज लीड्स सिमेट्री। क्लियर है ये? तो अब अगर हम क्रोमियम और कॉपर का केस फर्दर डिस्कस करते हैं, तो इन केस ऑफ क्रोमियम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है? आर्गन 4s2 3d4 और ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में s में 2 इलेक्ट्रॉन, d के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में से 4 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब अगर ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम होगा, ठीक है, बिटवीन या 2 सबशेल देयर इज लोअर एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन इजिली एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा क्रोमियम? अपनी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, खुद को ज्यादा स्टेबल करने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन फर्दर d में शिफ्ट कर लेगा। तो
तो यहां से जो आपकी कन्फिग्रेशन आएगी दैट इज 4s1 3d5। दिस कन्फिग्रेशन इज मोर सिमेट्रिकल होगी, दैट्स व्हाई क्रोमियम इन 4s1 3d5 कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू 4s2 3d4। क्लियर है? दैट्स व्हाई क्रोमियम शो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन। सिमिलरली अगर हम कॉपर का केस करते हैं, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो यहाँ पे 3d9, 3d9 में भी कॉपर के पास फुली फिल्ड स्टेबिलिटी से या फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम है डी में, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए s से एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में शिफ्ट कर लेगा। तो 4s से जब एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा देन द कन्फिग्रेशन बिकम मोर सिमेट्रिकल और मोर स्टेबल। ठीक है? सो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन। एंड सेकेंड रीजन इज बिकॉज ऑफ exchange energy। अब हमें पता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी इक्वल होगी। अगर एनर्जी सेम है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपस में ऑर्बिटल एक दूसरे का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ ऑर्बिटल्स बाय द इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है? डीजेनरेट ऑर्बिटल में एनर्जी सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते जाएंगे और उसके टाइम पे, एक्सचेंज होने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है? और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी हाई होगी उतना ही ज्यादा एलिमेंट स्टेबल होगा। एक्सचेंज एनर्जी इज हाइयर फॉर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कन्फिग्रेशन। लाइक अगर हम 3d4 के लिए एक्सचेंज एनर्जी काउंट करें, 3d4 में देखो, अब अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट कर सकता है, थर्ड के साथ एक्सचेंज हो सकता है और फोर्थ के साथ एक्सचेंज हो सकता है। सो वी कैन से दैट टोटल कितने एक्सचेंज हुए, 3 एक्सचेंज बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक्सचेंज एनर्जी काउंट करते हो, सेकेंड की हमने फर्स्ट के साथ तो काउंट कर ली है, तो सेकेंड थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ, तो यहाँ पे टोटल 2 एक्सचेंज। थर्ड के केस में थर्ड फोर्थ के साथ एक्सचेंज होगा क्योंकि थर्ड की हम फर्स्ट और सेकंड के साथ ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं एनर्जी, तो 1 एक्सचेंज पॉसिबल। ठीक है? अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए 3d4 कन्फिग्रेशन में? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज आर 3 + 2 + 1 दैट इज 6। ठीक है? तो मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। अब अगर हम 3d5 ऑर्बिटल के केस में एक्सचेंज एनर्जी काउंट करते हैं, 3d5 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज देगा? सेकंड से भी एक्सचेंज हो सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी और फिफ्थ से भी, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज 4। सेकंड कितने देगा? थर्ड से, फोर्थ से और फिफ्थ से, तो सेकंड ने 3 एक्सचेंज किए, थर्ड वाला फोर्थ और फिफ्थ से 2 एक्सचेंज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से 1 एक्सचेंज। तो इन केस ऑफ 3d5 कन्फिग्रेशन टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज बिकम 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो 3d5 के केस में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी,
जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एलिमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, जब एलिमेंट अपनी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे है, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से जब क्रोमियम 3d4 कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेगा। दैट्स वाई क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट्स आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन। कैटायन इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायन इज फॉर्म्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नेगेटिव चार्ज अगर वो लॉस कर रहा है तो उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एलिमेंट पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, लाइक Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर हम लिखे कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव मीन्स कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। Fe3 पॉजिटिव, आयरन हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली F नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा एंड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायंस आर फॉर्म्ड। तो F नेगेटिव मीन्स फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। सल्फर 2 नेगेटिव मीन्स सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्लियर है ये? तो अब जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो हमें जो न्यूट्रल हमने एलिमेंट्स की अभी कॉन्फ़िगरेशन की है वही कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज करेंगे। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन, जैसे जैसे प्रिंसिपल शेल इंक्रीज होगी इंटरेक्शन डिक्रीज होती जाएगी। न्यूक्लियस और लार्ज शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में इंटरेक्शन मिनिमम होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होंगे। तो अब अगर Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखे, Na पॉजिटिव में सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसके अकॉर्डिंग Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हमेशा लार्ज शेल से होगा। ठीक है, तो लार्ज शेल में 3s में 1 ही इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है 2p6 में। क्लियर है ये? सिमिलरली वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, कॉपर की। आर्गन 4s1 3d10। अब इन एलिमेंट्स के केस में आपने ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिल करने के टाइम पे 4s की एनर्जी लो होगी एज कंपेरिजन टू 3d ऑर्बिटल। बट एक बार जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए उसके बाद वी कंसिडर्ड 4s एज हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने 4s में की है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे फ्रॉम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फ्रॉम द हायर शेल। अब थर्ड और फोर्थ में से, फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, थर्ड शेल में से रिमूव नहीं होगा। एक बार इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए उसके बाद हम यही कंसीडर करेंगे कि 4s की एनर्जी फर्दर हाई है एज कंपेरिजन टू 3d। तो कॉपर, आर्गन, 1 इलेक्ट्रॉन आपका पहले s से रिमूव होगा 4s से, फर्दर जो 1 बचेगा वो 3d से, 3d9। d ऑर्बिटल्स के केस में हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी 4s ऑर्बिटल में ही होगी और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी 4s ऑर्बिटल से ही होगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम वो हायर प्रिंसिपल शेल से रिमूव करेंगे, तो हायर प्रिंसिपल शेल आपकी 4s शेल होगी।
क्लियर है? फॉर नेक्स्ट, आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन का 26, आर्गन 4s2 3d6। तो एंट्री भी आपकी 4s में हुई, और जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पहले s से ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 4s से, उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो फर्दर 3d से रिमूव होगा। ठीक है, ये बात आपने मेन ध्यान रखनी है। जब भी हम d ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी s4s में होगी पहले, और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल भी पहले 4s शेल से ही होगा। नेक्स्ट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनाइन लाइक सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा नियोन 3s2 3p4। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है? सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो बिकम नियोन 3s2 3p6। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट लास्ट में, वैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट एक शॉर्ट टॉपिक है that what do you mean by diamagnetic and paramagnetic substances। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि कोई सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जनरली डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो रिपल्शन शो करेंगे, और पैरामैग्नेटिक विच शो अट्रैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे अगर आपको चेक करने हैं तो एक्सटर्नल पैरामैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। अट्रैक्शन किसकी वजह से शो करेंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप कन्फिग्रेशन देखोगे, अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन आवर सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हाई होगी। और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं देन सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। क्लियर है ये? लाइक अगर आपको आउट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव, which one has more magnetic moment and why? तो इनकी कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें, कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए कॉपर का होता है आर्गन 4s1 3d9 3d10। तो 2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन s से रिमूव होगा पहले, एक इलेक्ट्रॉन d से, तो ये बन जाएगा आर्गन 3d9। Six, 7, 8, 9. So copper 2 positive contain 1 unpaired electron. Similarly, iron 2 positive, iron का atomic number 26, configuration of iron is 4s2 3d6, 2 positive है, entry भी s में ही होगी और removal भी s से ही होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो जाएंगे, तो configuration become argon 3d6। तो in case of Fe2 positive it contain total 4 unpaired electrons। Next chromium 3 positive, chromium argon 4s1 3d5, 3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन s से रिमूव होगा, जो रिमेनिंग 2 है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम d। ठीक है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या आई? आर्गन 3d3। 3d3 है तो यहां से ये इंडिकेट ही है दैट इट कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? Fe2 पॉजिटिव में। तो Fe2 पॉजिटिव हैज मोर मैग्नेटिक मोमेंट। सारे ही पैरामैग्नेटिक है क्योंकि सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव में है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। देन क्रोमियम 3 पॉजिटिव, देन कॉपर 2 पॉजिटिव। क्लियर है ये? अब ये जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ अब हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, दैट इज सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। और साथ ही साथ इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स लाइक बेस्ड अपॉन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करते रहो। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम नंबर्स, सारा थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, सिंपल है। एक बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से लिख के देखो, एटम्स की, आयंस की, फर्दर उनको चेक करो। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेरीज अपनी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।